हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW के ऑल इन पे प्रीव्यू के पहले का आखिरी शो था। इस वजह से इस शो के लिए काफी ज्यादा हाइप थी और गाइज सच में इस शो ने मुझे लगता है कि डिलीवर किया है। और आज इस वीडियो के अंदर हम इसी शो के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि इस पूरे के पूरे शो पर क्या हुआ। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत डॉक्टर ब्रिट बेकर और मर्सिडीज मोने की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से हुई, जहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए टोनी शिवानी ने सबसे पहले इन दोनों स्टार्स को बुला लिया और यहाँ पर नो फिजिकलिटी रूल था, यानी कि कोई भी किसी पर भी अटैक नहीं कर सकता। और यहाँ पर बात करते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि ऑल इन पे प्रीव्यू पर जब मर्सिडीज मोने ब्रिट बेकर को टैप आउट करवाएंगी तब सबको पता चल जाएगा कि क्यों मर्सिडीज मोने कह रही है कि ब्रिट बेकर पास्ट है और मर्सिडीज मोने फ्यूचर। जिसका जवाब देते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि ब्रिट बेकर को पास्ट याद है, क्योंकि पास्ट ऑल इन पे प्रीव्यू पर डॉक्टर ब्रिट बेकर परफॉर्म कर रही थी जबकि मर्सिडीज मोने इंजर्ड होकर स्टैंड्स के अंदर बैठकर शो देख रही थी। जो कहकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि यहाँ पर सब लोग डॉक्टर ब्रिट बेकर को सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन सबको डॉक्टर ब्रिट बेकर के अंदर उनकी अपनी झलक दिखाई देती है, जो कि है लूजर। और ब्रिट बेकर का ये ड्रीम मैच है, पर वो कभी भी किसी मैच के अंदर ऑल इन नहीं जाती जैसा कि मर्सिडीज मोने जाती है। जो बातें मर्सिडीज मोने ने कही और यहाँ पर ब्रिट बेकर ने जवाब दिया कि मर्सिडीज मोने सही है, उन्होंने विमेन्स रेसलिंग को मैप पर रखा है और नए नए स्टार्स को रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए एक ब्लूप्रिंट दिया है। पर डॉक्टर ब्रिट बेकर एक गोल्ड स्टैचू है जो कि इस ब्लूप्रिंट से उभरी है और मर्सिडीज मोने अपने आप को स्टार मेकर कहती है। और सच में देखा जाए तो ब्रिट बेकर ने मर्सिडीज मोने को एडमायर किया था और मर्सिडीज मोने जैसे स्टार्स को देखकर नए नए सुपरस्टार्स इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। पर जो रियल मर्सिडीज मोने थी वो क्या आज कहीं खो गई है और आज जो ब्रिट बेकर के सामने बैठा है वो सिर्फ पैसों के लिए केयर करता है और उन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री से कोई प्यार नहीं है। और ब्रिट बेकर चाहती है कि मर्सिडीज मोने काफी जल्दी अपने रियल वर्जन को ढूंढ निकाले, क्योंकि ब्रिट बेकर को उन्हें हराना है। जो बातें ब्रिट बेकर ने कही और ब्रिट बेकर को पता है कि वो मर्सिडीज मोने पर हाथ नहीं उठा सकती, पर कमेल उन्हें काफी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ये कहकर ब्रिट बेकर ने कमेल पर माइक से अटैक कर दिया और कमेल पर ऐसा क्रॉस बॉडी लगाया कि कमेल और मर्सिडीज मोने दोनों ही रिंग के बाहर हो गए और रिंग के अंदर TBS चैंपियनशिप उठाकर ब्रिट बेकर ने अपना स्टेक क्लेम किया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब ऑल इन पे प्रीव्यू के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और डायनामाइट शो पर होने वाले अपने मैच के बारे में बात करते हुए जेरिको ने कहा कि उनका मैच डायनामाइट किड के खिलाफ होने वाला है, जो कि अपने अंकल की लेगेसी को कैरी करने के लिए आने वाले हैं। लेकिन जेरिको उन्हें बताना चाहते हैं कि वो अपने अंकल जैसे बड़े सुपरस्टार कभी नहीं बन पाएंगे और इस वीक उनके साथ जो होगा वो हुक देख ले। जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही और इसके बाद डायनामाइट शो पर जेरिको वर्सेस डायनामाइट किड मैच स्टार्ट हुआ। और गाइस सरप्राइजिंगली डायनामाइट किड ने इस मैच की शुरुआत से जेरिको को इस मैच के अंदर काफी ओवरपावर कर दिया और जेरिको पर ऐसे ऐसे मूव्स लगाए जो देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली जेरिको इस मैच के अंदर अपना 100% नहीं दे रहे या फिर वो काफी डिस्ट्रैक्ट है और इस तरीके से इस मैच के अंदर असल नहीं कर पा रहे। पर यहीं पर जेरिको की मदद करने के लिए बिग बिल ने कई बार रिंग साइड पर डायनामाइट किड पर अटैक कर दिया, जिस चीज से जेरिको इस मैच के अंदर एक दो बार अपना कमबैक कर पाए। लेकिन ये देखकर डायनामाइट किड ने एक बार के लिए रिंग के बाहर बिग बिल और ब्रायन कीथ पर अटैक कर दिया और जैसे ही रिंग के अंदर आए वैसे ही जेरिको ने डायनामाइट किड पर अपना फिनिशर यानी कि कोड ब्रेकर लगाया और यहाँ पर उन्हें पिन कर जेरिको ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच भी देखा जाए तो एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, लेकिन ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि हुक काफी फॉर्चुनेट है कि वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर हुक यहाँ पर होते तो जेरिको हुक का वही हाल करते जो कि उन्हें डायनामाइट किड का किया है। और जेरिको के ऐसे कहते ही हुक यहाँ पर आ गए और हुक और जेरिको एक दूसरे के फेस टू फेस जा ही रहे थे। कितने में यहाँ पर पीछे से बिग बिल ने आकर हुक पर अटैक कर दिया और ऐसे ही यहाँ पर फिर एक बार जेरिको ने स्टैंड टॉल किया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल इन पे प्रीव्यू के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जो कि एक काफी बड़ा मैच था, क्योंकि यहाँ पर टोनी स्टॉर्म चैंपियनशिप चैलेंजर और होम टाउन हीरो सरया के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार टोनी स्टॉर्म और सरया इनके बीच में ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है और फिर एक बार ये एक पे प्रीव्यू लेवल का मैच था जो कि हमें डायनामाइट शो पर देखने को मिला, जहां पर इन दोनों स्टार्स ने देखा जाए तो इस मैच के अंदर अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ये मैच ऑन पेपर जितना बढ़िया लगता है रियलिटी में उतना जबरदस्त था तो नहीं, पर इसके बावजूद भी ये मैच देखने के लिए क्राउड काफी एक्साइटेड था। और सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर होम टाउन हीरो सरया के बजाय क्राउड टोनी स्टॉर्म को चीयर कर रहा था, जो देखकर एक टाइम के लिए हार्ली कैमरन यहाँ पर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गए। लेकिन इस चीज का फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म ने सरया को ही हार्ली कैमरन पर फेंक दिया और सरया पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। जो देखा जाए तो उनके लिए एक अच्छा खासा मैच रहा। पर ये मैच खत्म होते ही मरिया मे ने यहाँ पर आकर टोनी स्टॉर्म पर शू से अटैक कर दिया और फिर एक बार टोनी स्टॉर्म को यहाँ पर मरिया में चिढ़ा रही थी
और मरिया का होम टाउन होने के बावजूद भी सरप्राइजिंगली क्राउड यहाँ पर मरिया को बू कर रहा था, जिससे आप समझ सकते हैं कि टोनी स्टॉर्म कितनी ओवर हो चुकी है और देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल इन पे पर व्यू के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में रेने पिकेट, टोमोहिरो इशी, काइल ओराइली, मार्क ब्रिस्को, ऑरेंज कैसिडी और विलो नाइटिंगेल का एक बैकस्टेज इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए सबने सिर्फ यही कहा कि वो ऑल इन वीकेंड के अंदर काफी एक्साइटेड है और उनमें से हर एक कोलिजन शो पर अपने मैच के अंदर 100% देने वाला है, जो बात यहाँ पर इन सबने कही। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर एक और काफी जबरदस्त सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर विल ऑस्प्रे एमजेएफ के सामने फेस टू फेस आने वाले थे। और यहाँ पर विल ऑस्प्रे को जो वेलकम मिला है वो तो एक काफी शानदार था, क्योंकि यहाँ पर वो एक होम टाउन हीरो थे। पर इसके बाद जब विल ऑस्प्रे और एमजेएफ एक दूसरे के आमने सामने आए तो यहाँ पर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने कहा कि लोग किसी इंग्लिश मैन को इतना प्यार करते हैं, ये विल ऑस्प्रे को पता नहीं था। लेकिन अब जब विल ऑस्प्रे अपने लाइफ को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ एक मूवी सीरीज है, जहाँ पर एक स्मॉल टाउन बॉय अपनी जर्नी पर निकलता है, उसे अपना प्यार मिलता है और वो आगे बड़े बड़े क्वेस्ट कॉन्कर करता है। और इनमें से हर एक लोग ने विल ऑस्प्रे की जर्नी देखी है कि कैसे विल ऑस्प्रे ने एक इंडी रेसलिंग प्रमोशन से स्टार्ट किया था और कैसे उन्होंने स्कूल, जिम्नेजियम और बार के अंदर भी रेसल किया है, जो बार एक काफी बुरा बार था। लेकिन विल ऑस्प्रे ने वहां पर जाकर अपने परफॉर्मेंस से पूरे के पूरे बार को क्लीन कर दिया था। और वैसे विल ऑस्प्रे ऑल इन पे पर व्यू के अंदर एमजेएफ ने जो गंदगी फैलाई है उसे क्लीन करने वाले हैं, जो बातें विल ऑस्प्रे ने कही। पर यहाँ पर जवाब देते हुए एमजेएफ ने कहा कि विल ऑस्प्रे किस मैच के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एमजेएफ ने किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैच नहीं है। लेकिन क्या उन्हें पता है कि एमजेएफ को अपनी इंजरी से काफी जल्दी वापस आना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर टोनी खान ने एमजेएफ को विल ऑस्प्रे ने जो गंदगी फैलाई है वो क्लीन करने के लिए बुलाया था, जो बातें एमजेएफ ने कही। पर यहाँ पर जवाब देते हुए विल ऑस्प्रे ने कहा कि एमजेएफ उन्हें ये ना कहे कि एमजेएफ को उनका मैच क्लियर करने के लिए इंजरी से काफी जल्दी वापस आना पड़ा था, क्योंकि एमजेएफ ये भूल रहे हैं कि एईडब्ल्यू कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि रेसलिंग को फर्स्ट रखती है। लेकिन एमजेएफ ने हमेशा अपने आप को फर्स्ट रखा है और उन्हें रेसलिंग करनी ही नहीं आती। और लास्ट ईयर ऑल इन पे पर व्यू के अंदर कोई एमजेएफ के मेन इवेंट मैच को याद नहीं करता, जबकि सब लोग विल ऑस्प्रे और जेरिको के मैच को याद करते हैं। और क्या एमजेएफ को पता है कि एईडब्ल्यू कंपनी के साथ ना होने के बावजूद विल ऑस्प्रे लास्ट ईयर एईडब्ल्यू कंपनी के साथ क्यों रेसल कर रहे थे? क्योंकि टोनी खान को पता था कि एमजेएफ के अंदर इतने बॉल्स नहीं है कि वो एक पूरा का पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट कर सकते हैं। इसलिए टोनी खान ने विल ऑस्प्रे की मदद ली थी और ऑस्प्रे को अपने कार्ड पर बुलाया था, और वो भी एमजेएफ वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद, जो बातें विल ऑस्प्रे ने कही। और यहाँ पर विल ऑस्प्रे ना सिर्फ एमजेएफ का मैच क्लियर करने के लिए आए हैं, बल्कि फीलिंग रिस्टोर करने के लिए आए हैं, जो फीलिंग खुद विल ऑस्प्रे है, जो बातें विल ऑस्प्रे ने कही। और इसका जवाब देते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ को फैन से कोई लेना देना नहीं है, एमजेएफ को सिर्फ एक चीज आती है और वो है जीतना। पर एमजेएफ को इस चीज से काफी नाराजगी हुई, क्योंकि टोनी खान ने कहा था कि एमजेएफ के जाने के बाद कंपनी एक सेफ हैंड्स के अंदर रहेगी, लेकिन वो थी विल ऑस्प्रे के हाथ में। पर वो है ही कौन? एमजेएफ बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड है, जहां पर हर एक न्यूज आउटलेट, रेसलिंग जर्नलिस्ट और हर एक एनालिस्ट एमजेएफ को बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड कहता है। पर ऑस्प्रे को कौन कहता है? ये फैंस केयर नहीं करते और इनके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विल ऑस्प्रे मानो की फीलिंग हो सकते हैं, लेकिन एमजेएफ फैक्ट्स है। क्योंकि एमजेएफ एईडब्ल्यू की यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है। एमजेएफ ने एईडब्ल्यू के अंदर सबसे बड़ा शो मेन इवेंट किया है। और जब लोग एईडब्ल्यू कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो पहले एमजेएफ के बारे में बात करते हैं और बाद में विल ऑस्प्रे के। और आखिरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि विल ऑस्प्रे के पास एमजेएफ को हराने के लिए सिर्फ एक मूव है, जो कि टाइगर ड्राइवर 91। पर ऑस्प्रे इतने डरपोक है कि वो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एमजेएफ चाहे तो किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बातें एमजेएफ ने कही। पर जवाब देते हुए विल ऑस्प्रे ने कहा कि फैक्ट्स चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं। और एमजेएफ को जानना है कि विल ऑस्प्रे कौन है, तो एमजेएफ यूरोप के अंदर, जापान के अंदर और अमेरिका में भी किसी को पूछे कि बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड कौन है, तो उनके नाम पे पहला नाम विल ऑस्प्रे का आएगा। और ऑस्प्रे को पता है कि एमजेएफ ऑस्प्रे को क्यों हेट करते हैं, क्योंकि एमजेएफ को फैंस का टेंशन पाने के लिए 4 साल की मेहनत लगी थी, जो कि विल ऑस्प्रे के थीम सॉन्ग के 4 सेकंड ने कर दिया है। लोग एमजेएफ से प्यार करते थे, लेकिन अब नहीं। जो बातें विल ऑस्प्रे कह रहे थे कि एमजेएफ ने यहाँ पर गुस्से में अपनी जेलसी जाहिर की, और यहाँ पर एमजेएफ ने कहा कि लोग एमजेएफ से प्यार करते थे जब तक यहाँ पर विल ऑस्प्रे नहीं आए, और एमजेएफ ने गुस्से में अपनी फीलिंग जाहिर कर दी थी। और यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ मानते हैं कि विल ऑस्प्रे एमजेएफ के मुकाबले हर एक डिपार्टमेंट के अंदर बेस्ट है, रेसलिंग, टॉकिंग और बेस्ट सुपरस्टार। पर जब एमजेएफ आज डायनामाइट शो से पहले विल ऑस्प्रे की वाइफ से मिले, तो एमजेएफ को ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ कि विल ऑस्प्रे के वाइफ का जो बेटा है वो विल ऑस्प्रे का है ही नहीं, वो उनके पहले पति से है, और विल ऑस्प्रे किसी दूसरे आदमी के बच्चे को अपनी वाइफ के साथ संभाल रहे हैं। पर अब एमजेएफ के पास एक फैक्ट और एक फीलिंग है जो कि सिमिलर ही है, क्योंकि विल ऑस्प्रे के वाइफ से बात करने के बाद एमजेएफ को लगता है कि जो उनका अगला बच्चा होगा वो भी विल ऑस्प्रे का नहीं होगा, जो बातें यहाँ पर एमजेएफ ने कही। और एक काफी बड़ा लो ब्लो था, और ये सुनकर विल ऑस्प्रे काफी गुस्सा हो गए। लेकिन विल ऑस्प्रे ने टोनी शिवानी से पूछा कि एमजेएफ पर अटैक करने के लिए विल ऑस्प्रे के लिए कितना फाइन है, और यहाँ पर टोनी शिवानी ने रिवील किया कि वो फाइन $1,27,000 है, जो सुनकर लग रहा था कि विल ऑस्प्रे एमजेएफ पर अटैक नहीं करेंगे, पर उन्होंने कहा कि वर्थ इट है। और कहकर विल ऑस्प्रे ने एमजेएफ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर ऑस्प्रे को रोक रहे थे। पर इस चीज का फायदा उठाकर एमजेएफ ने ऑस्प्रे पर डायनामाइट डायमंड रिंग से अटैक कर दिया, और इसके बाद उन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, और इंसल्ट टू इंजरी करते हुए एमजेएफ ने यहाँ पर 3 काउंट भी कर दिया।
पर वो आगे विल ऑस्प्रे पर टाइगर ड्राइवर 91 लगाने के लिए जा रहे थे, पर क्रिस्टोफर डेनियल्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहाँ पर आकर एमजेएफ को रोक लिया और यहाँ पर आखिरकार एमजेएफ को ही लास्ट लाफ मिली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर गाइस सच में ये प्रोमो एक काफी जबरदस्त रहा। पर इसके बाद में रेने पैकेट बैकस्टेज में हैंगमैन पेज का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जिनको कि इस वीक डायनामाइट शो पर बैकस्टेज में कुछ बिहेवियर के चलते बिल्डिंग से इजेक्ट किया जा रहा था। और यहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज ने अभी ऑफिशियल से बात की है और वो कैसीनो गॉन्टलेट मैच के अंदर एंटर करने वाले हैं और जो भी उनके रास्ते के अंदर आएगा उन्हें हैंगमैन पेज साइड में लगाने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही और यहीं पर उनके पीछे से इविल उनो जा रहे थे, जो कि उनके पुराने दोस्त थे। और उनसे बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि इविल उनो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर इविल उन्होंने कहा कि उन्हें अभी पता चला है कि वो कैसीनो गॉन्टलेट मैच के अंदर होने वाले हैं। और इविल उनो कैसे कहते ही हैंगमैन पेज ने स्टील चेयर लेकर उन पर अटैक कर दिया और कहा कि जैसा कि उन्होंने कहा था वैसे हर एक को साइड में लगाने वाले हैं। ये बातें कहकर हैंगमैन पेज यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे गॉन्टलेट मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर काजुचिका ओकाडा अपनी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप क्लूडियो कैस्नोली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइस फिर एक बार ये मैच इन दोनों पावर और सुपरस्टार्स के बीच में एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर दोनों ही स्टार्स एक दूसरे के लिए इक्वल मैच है। और मैच की शुरुआत से क्लूडियो ने काजुचिका ओकाडा पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और मोस्टली क्लूडियो इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर एक टाइम पर क्लूडियो को स्टील पोस्ट पर फेंक कर ओकाडा ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और हमें इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त बैक एंड फोर्थ एक्शन भी देखने को मिला। और ये मैच भी एक देखने लायक मैच था, जहां पर पावर और एथलेटिज्म इन दोनों का काफी जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाई दिया। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो सरप्राइजिंगली ये मैच काफी लंबा चला और एक टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ, जहां पर क्लूडियो तो चैंपियन नहीं बन पाए। और ये देखकर यहाँ पर बक्स और जैक पेरे आ गए, जहां पर पूरा का पूरा क्राउड 5 मोर मिनट चैंट कर रहा था। तो यहाँ पर यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स किसी को 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देने वाले, क्योंकि ओरिजिनली ये मैच सिर्फ 20 मिनट का होने वाला था और अब क्लूडियो रिंग छोड़कर चले जाए, क्योंकि आगे उनका मैच होने वाला है। जो बातें यंग बक्स कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर डार्बी एलन और एफटीआर आ गए, जहां पर अगला मैच जैक पेरे और यंग बक्स वर्सेस डार्बी एलन और एफटीआर होने वाला था। तो जैसे ही सब रिंग के अंदर आए वैसे यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल हुआ, जहां पर ओकाडा और क्लूडियो फाइट करते करते बैकस्टेज गए। पर इनके अंदर इसी ब्रॉल के चलते ये मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर हमें फिर एक बार AEW के अंदर एक काफी जबरदस्त 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला है। और इस मैच के अंदर तो एफटीआर और यंग बक्स थे, तो जरा आप सोचिए कि ये मैच इतना जबरदस्त होगा। पर जैक पेरे और डार्बी एलन ने भी इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, हमें कुछ शानदार मूव्स भी देखने को मिले और पूरा का पूरा क्राउड फिर एक बार इस मैच के अंदर काफी पॉपअप था। और हमें क्राउड के बारे में बात करना भूल गया कि पूरा का पूरा क्राउड इस वीक के डायनामाइट शो के लिए काफी हाइप्ड अप था और क्राउड ने सच में इस वीक के शो के अंदर जान डाली थी। पर एक टाइम के लिए यंग बक्स इस मैच के अंदर काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वे मैच छोड़कर जा रहे थे। लेकिन एफटीआर और डार्बी एलन ने यंग बक्स और जैक पेरी को दोबारा से रिंग के अंदर लाया और उन पर अपना फिनिशर बिग रिग और कॉफिन ड्रॉप लगाकर उन्हें पिन कर एफटीआर और डार्बी एलन ने मैच जीत लिया है। लेकिन उनके मैच जीतते ही यहाँ पर द अक्लेम्ड आई और यहाँ पर एफटीआर से बात करते हुए द अक्लेम्ड ने एक प्रॉमिस किया है कि ऑल इन पे-पर-व्यू के बाद अक्लेम ही AEW टैग टीम चैंपियंस वर्कआउट करेंगे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल इन पे-पर-व्यू के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में विल ऑस्प्रे को चेक करती हुई दिखाई दी। कितने में यहाँ पर ब्रायन आ गए और ब्रायन ने विल ऑस्प्रे को एमजेएफ पर टाइगर ड्राइवर 91 लगाने की परमिशन दे दी है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि पे-पर-व्यू के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें मेन इवेंट के अंदर नाइजेल मैगनेस यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन और चैलेंजर दोनों को फेस टू फेस बुलाने के लिए आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्वर्व आ गए और यहाँ पर स्वर्व ने बातें करते हुए कहा कि स्वर्व काफी मेहनत कर AEW वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और स्वर्व को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए काफी बड़े बड़े स्टार्स को हराना पड़ा था, जैसे कि हैंगमैन पेज, जे व्हाइट, जॉन मॉक्सली, विल ऑस्प्रे। और लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इस लिस्ट पर सिर्फ एक नाम नहीं है और वो है ब्रायन डेनियल्सन का। लेकिन आजकल ब्रायन डेनियल्सन अपने हर एक इंटरव्यू के अंदर कह रहे हैं कि उनके लिए रिटायरमेंट एक परफेक्ट रिटायरमेंट है। जो बातें कहकर ब्रायन पूरा का पूरा अटेंशन स्वर्व के वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करने पर नहीं बल्कि अपनी रिटायरमेंट पर डाल रहे हैं। और यहाँ पर स्वर्व ये नहीं होने देने वाले, क्योंकि स्वर्व ब्रायन का वो हाल कर देंगे कि ब्रायन अपनी रिटायरमेंट तक सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। और आज के बाद ब्रायन जहाँ पर भी हो वहाँ पर स्वर्व को याद करेंगे और कहीं पर भी अपने फैमिली के साथ कोई भी टाइम एंजॉय कर रहे हो और रेसलिंग के अंदर वापस आने के बारे में जरा भी सोचेंगे, तो स्वर्व वहां पर आकर ब्रायन को उनकी फैमिली के सामने वो हाल करेंगे जो कि ब्रायन सोच भी नहीं सकते। जो बातें स्वर्व कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर ब्रायन आ गए और वो यहाँ पर काफी गुस्सा थे और इनके अंदर आकर ब्रायन ने डायरेक्टली स्वर्व पर अपना फिनिशर लगा दिया। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन गलत चीज पर अटेंशन नहीं डाल रहे कि वो रिटायर होने वाले है। ब्रायन इस चीज पर अटेंशन डाल रहे हैं कि ब्रायन वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर है और स्वर्व कह रहे हैं कि स्वर्व उनके फैमिली के सामने ब्रायन का काफी बुरा हाल करेंगे। लेकिन ब्रायन वेम्बली स्टेडियम के अंदर आने वाले हर एक फैन की और उनकी फैमिली कसम खाकर कहते हैं कि जिन्होंने पिछले 25 सालों के अंदर ब्रायन को देखा है, वो वेम्बली स्टेडियम के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखकर कि कहेगा कि ब्रायन की उनके करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। और अब सिर्फ एक सवाल बचा है कि क्या ब्रायन स्वर्व को हरा सकते हैं या नहीं, और उसका जवाब है यस। ये कहते हुए यहाँ पर एक यस नोट के साथ और यस मूवमेंट के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग।
Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?